शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पोते और तहरीक इंसाफ के सेनेटर वलीद इकबाल से मिलने गुलबर्ग में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। घर के मरकजी दरवाजे पर खुद इस्तकबाल किया। अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल के पोते और सेनेटर जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल के बेटे, विरासत में क्या मिला? सियासत, दौलत या सिर्फ नामो नमूद? दौलत, और वो इल्म की दौलत। मेरे वालिद ने किसी मौके पे हमें बचपन में ये बताया था कि हमारे घर में कोई और वसीला या कोई और वो नहीं, मैं समझता, हमें इल्म की दौलत मिली। और वो कोई मौका भी ऐसा था कि हमें मौलवी साहब कुरान मजीद पढ़ाने आते थे। तो आपको पता है बच्चे होते हैं, मौलवी साहब पढ़ाने को भी कबार को ऊंच नीच हो जाती है। तो उनके नॉलेज में ये बात आई कि हमने बदतमीज़ी की है मौलवी साहब से, तो उस पर बहुत बरहम हुए। और ये अल्फाज उनके थे, मेरे वालिद के, कि हमारे घर में सिर्फ इल्म की दौलत है और कुछ नहीं है, हमारा और कोई असासा नहीं है। जितना मर्जी अल्लाह हमें नवाज दे किसी भी चीज़ से, इल्म की दौलत सबसे अव्वलीन है। और मैं उसी को सब्सक्राइब करता हूँ जी। दादा और वालिद की तरह बैरून मुल्क तालीम हासिल की, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड से डिग्रियाँ ली, लेकिन उन दोनों से हटकर अदब में कोशिश भी ना की। आपके वालिद नसर लिखते रहे, आपके दादा ने शायरी और नसर दोनों में नाम कमाया। बस जी, अभी तक अल्लाह ताला ने जितनी को सलाहियत दी है, मैं तो अपने पेशे में इन्वॉल्व रहा, मुल्क से बाहर भी काफ़ी साल काम किया है, तो अभी तक तो इतनी मोहलत नहीं मिली। मेरे ग्रैंडफादर और वालिद दोनों के बारे में ये मशहूर है कि वो बड़े सहल मिजाज थे। वो अपने पेशे में कोई इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, या पेशे की नौयत उस वक्त खासकर जब मेरे वालिद जज बने, वो लोड बड़ा कम होता था जजेस पे। हम इकट्ठे रोज़ दोपहर का खाना खाते थे, छुट्टियों से, स्कूल की छुट्टी से आके वालिद साथ होते थे। अब आजकल जजेस हाई कोर्ट के जो हैं वो रात के 7-8 बजे तक काम करते हैं। सो उनको बड़ी एक मोहलत और टाइम भी बड़ा था, जो ऐसा मौका था उनकी ज़िंदगियों में। तो अभी मुझे कोई ऐसा मौका मिलेगा तो मेरी भी पूरी कोशिश होगी कि अदब या किसी किस्म की राइटिंग से जो है, शायरी का तो मुझे कोई अल्लाह ताला ने नहीं उस नेमत से नवाजा, लेकिन नसर और अदब और जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि उन्हें कलम बंद करने का मौका मिले। कोई अमली ज़िंदगी में कदम रखा तो वकालत और तदरीस को अपनाया, मगर 7 साल बाद मैदान सियासत में आकर धक्के खाने शुरू कर दिए। ख़ानदान का इतना बड़ा नाम और सियासत की पिछली सफ़ों को चीर कर आगे आना मुश्किल तो लगा होगा। हर पेशे में मुसाबकत भी होती है, रकाबत भी होती है। सियासत में मेरा अपना तजर्बा है जी, बाकी सारी फील्ड से ज़्यादा जो है इस किस्म की वो पाई जाती है, मुसाबकत भी और हसद भी और रकाबत भी। और उस को मुकाबला करना जितना बड़ा चैलेंज है, मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम और मेरे ग्रैंडफादर ने भी सियासी उसमें मैदान में वो सरगर्म अमल रहे, लेकिन वो दौर किसी और, वो ज़माने और थे। अगर वो अब होते ज़िंदा तो वो कभी इस तरफ ना आते। आप सियासत में आए क्यों? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये बात की हुई है अलमारूफ कि जी अगर जुल्म का और नाइंसाफ़ी का निज़ाम हो तो हर शख्स सियासत में आता है सिवाय 2 अफराद के। ये इमरान खान साहब का मशहूर कॉल है, एक जो कि खुद गर्ज होते हैं और दूसरे जो कि बुज़दिल होते हैं। तो मैं तो अपने आप को उन दोनों में शुमार नहीं करता। ये आज के दौर में और आज के हालात में जिस तरह उसके तकाज़े हैं, मैंने ज़रूरी समझा। और यस, अगर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ना होती तो मैं इस फील्ड में ना आता। तो आप अपने बाप दादा की मुस्लिम लीग जो है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ जी कि वो मेरे बाप दादा की मुस्लिम लीग जो थी, जो 1906 में जिसका ढाका में बुनियाद रखी गई थी, वो उसके फिर पाकिस्तान की आज़ादी के बाद उसका एक रंग रूप जो था वो रहा नहीं। आपके वालिद ने तो 1970 का इलेक्शन लड़ा काउंसिल मुस्लिम लीग से। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन फिर सेनेटर रहे नून लीग के। जी, काउंसिल मुस्लिम लीग से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और मुकाबला में और उससे पहले मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ वो उनकी कैंपेन में रहे, उनके पोलिंग एजेंट रहे झंग में। वैसे मैं इस बात को ज़रूर तस्लीम करता हूँ कि मेरे वालिद की और एक पूरी जनरेशन की एक रोमांस है इस तसव्वुर मुस्लिम लीग से, लेकिन उसका रंग रूप अब बिल्कुल वो नहीं रहा जो हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिसकी सदारत करते रहे, जिसकी अल्लामा इकबाल सदारत करते रहे, जिसकी आगा खान जो थे वो भी उसके सरबराह रहे, लेकिन वो उसका रंग रूप बदल गया। और मैं अभी भी मेरे एक साथी हैं हामिद नासिर चट्ठा साहब के बेटे, वो अपने वालिद का हवाला देके कहते हैं कि नहीं जी, उनकी भी एक मुस्लिम लीग से एक रोमांस है, मुस्लिम लीग के नाम से, तसव्वुर से। तो मुझे नहीं ख्याल कि बड़े चट्ठा साहब ने
बाज़ाब्ता तौर पे तहरीक इंसाफ में आने का ऐलान किया, लेकिन अपने फर्जंद को ज़रूर वहाँ भेज दिया। 2013 में तहरीक इंसाफ के टिकट पर लाहौर में कौमी असम्बली का इलेक्शन हार गए। 2018 में टिकट ही नहीं मिला। अब बड़ी तगो-दो से सेनेटर बन गए हैं। क्या समझते हैं सियासी मंजिल मिल गई या अभी बहुत दूर है? देखें जी, सियासत जो है वो मंजिल तो नहीं होती, मेरे ख्याल एक सफ़र होता है, एक मुसलसल सफ़र होता है। 2013 का बड़ा अहम एक मोड़ था जी, हमारी पार्टी की भी उसमें वो जो थी जद्दोजहद कि 80% टिकट्स जो थे 2013 के वो ऐसे अफराद को दिए गए, बशमूल मेरे, जिन्होंने पहले कभी इलेक्शन नहीं लड़ा था। और मेरे ख्याल में और भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन नताइज ऐसे ना आए जो हमें तवक्को कर रहे थे। और 2018 में फिर उस स्ट्रैटेजी को बदला। हो सकता है कि मैं 18 में भी अगर मुझे टिकट मिला होता तो मुझे फिर वही उसी किस्म का सामना करना पड़ जाता जो 2013 में था। आपके ख़ानदान का बड़ा नाम है, आपने ख़ुद भी बड़ी सियासी जद्दोजहद की। क्या वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत से लोगों को नवाजा, आपकी गाड़ी पर झंडा क्यों नहीं लगाया? अच्छा जी, मैंने तो गाड़ी के झंडे के तौर पे तो कभी इसको सोचा नहीं। वैसे पाकिस्तान की किसी भी तरह से खिदमत करना एक बहुत बड़ा एजाज़ मैं अपने आप के लिए समझता हूँ, और मैं इस बात में भी मुझे पूरी तसल्ली है कि पूरा इत्मीनान है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के नहीं, सियासत में भी अब। और कप्तानी के हवाले से उनको पता है कि किस शख्स को किस मौके पे कहाँ इस्तेमाल में। अभी आपको क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? शायद वो मौका भी नहीं आया। अभी वो ब्रेक थ्रू जो करनी है या कोई ऐसी बात है, अभी ठीक चल रही है इनिंग्स जो है, लेकिन आपकी सलाहियतें बेहतरीन तरीके पर कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? 2-4 फील्ड्स में मैंने हमेशा से दिलचस्पी रखी है। मैं समझता हूँ कानून और इंसाफ की फील्ड है, पार्लिमानी निज़ाम से मैं खासा। फ़रोग़ नसीम की वजारत के पीछे हैं आप? नहीं जी, मैं उनकी वजारत के पीछे होने वाला कौन? मैं किसी की वजारत के पीछे भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको शोबे बता रहा हूँ, कानून इंसाफ, पार्लिमानी मामलात जो हैं वो, तालीम से मुतालिक कोई, सकाफत से मुतालिक कोई हो, तो अब आप कहेंगे मैं शफ़कत महमूद की वजारत के पीछे हूँ। या इवन मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं इतने साल बाहर रहा हूँ और मेरी कैम्ब्रिज से डिग्री जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस की है, तो मेरी बड़ी दिलचस्पी डिप्लोमेसी और जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात होते हैं इंटरनेशनल इदारों के साथ, तो ये 4-6 हैं शोबे। और देखें अभी सेनेट में होना भी कोई छोटा एजाज़ है, इतना बड़ा एजाज़ कि एक पूरे मुल्क से 100 अफराद वहाँ तक पहुँचते हैं। दादा और वालिद की वो कौन सी खूबियाँ हैं जो आप अपने अंदर देखते हैं? मैं एक अगर ज़ाती सिफ़त जो मुझे लगता है, और मेरे वालिद भी उसका जिक्र करते थे, कि हम सब में बड़ी हसास तबीयत है। शायद आपको ही उन्होंने कहा था मेरे वालिद ने कि हम बस, तो हमारे आंसू तो नाक पे होते हैं और कोई ऐसी बात हो तो छलक के बाहर आ जाते हैं। तो वो हसास तबीयत जो है, एक सेंसिटिविटी, और वो पोइट में ज़रूर होती है। और वो आई थिंक आप पोइट ना भी हो तो वो एक पोइटिक किस्म की एक हसासियत और सेंसिटिविटी जो होती है, वो जो है मैं समझता हूँ मेरे वालिद में भी थी। मेरे वालिद की हमशीरा जो अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, बकायदे हयात हैं, यूसुफ सलाहुद्दीन की वालदा, उनमें भी, और हमारी जनरेशन में भी इसी तरह से वो आई है। ज़माना बदल गया, रस्म व रवाज बदल गए, मगर हर घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कायम रहती हैं। अलामा के दौर की वो कौन से खाने या कौन सी आदत हैं जो अभी तक इस घर में मौजूद है? हमारी फैमिली जो है, हम उस बरादरी के अतबार से कश्मीरी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो कश्मीरी डाइट जो है, जिसमें बड़ा ये शौक़ से हम सब ये इस तरह की चीज़ें खाते हैं, सिरी पाए और हरीसा, और अलामा को जो चीज़ें पसंद थी ख़ासकर वो बुध करेले और इस तरह की चीज़, वो भी मेरे वालिद को बड़ी पसंद थी और वो हमारी जनरेशन तक भी आई हैं। वालदा जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद भी मिलने आ गई। नाश्ता वालदा के हमराह किया। वलीद कैसे बेटे हैं? बचपन में शरारती थे, अब कैसे हैं? आपकी कितने फरमा बरदार हैं? आप इनके क्या प्रॉस्पेक्ट्स देखती हैं? असल में जहाँ घर में सिर्फ लड़के हो ना, उस घर में एक खलासी पुर नहीं होती, बेटी के होने के जो ज़रूरत होती है ना। और शुरू से ही मुझे बड़ा शौक़ था कि बेटी हो। डॉक्टर साहब को भी बड़ा शौक़ था, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ औलादे नरीना हुई तो इससे वो खला पूरी हो नहीं सकी, और इनको भी बड़ा शौक़ था। लेकिन वलीद जो बचपन में था ये बात मानता था हर बात। शरारती तो थे, जहाँ लड़की ना हो वहाँ लड़के शरारत करते।
लेकिन बात मानता था, पढ़ाई में मेहनती था। तो मैंने कहा अगर पहले 10 दर्जों में आप आ जाओ काफ़ी है। तो ये हमेशा इसने किया कि पहले 10 जो थे दर्जे उसमें आ जाता था। जो सियासत में ये आए हैं आपकी अप्रूवल से आए हैं? मैंने कहा वलीद हम कलम कबीले के लोग हैं, हमारा इस सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। कहता है देखिए आपका वक़्त था, गुजर गया, आपने नहीं सियासत में हिस्सा लिया, आपकी मर्ज़ी, मेरा वक़्त है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कभी दखल नहीं दिया फिर कि क्या करना चाहते हैं। मुनीब में और वलीद में क्या फ़र्क है? हमारे लिए तो दोनों हीरो हैं ना, इकबाल के पोते होने की हैसियत से, लेकिन बतौर माँ आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते? जो बड़ा है ना उसकी आप यकीन जानिए इतनी ज़्यादा है उसका मुतालिया, हर चीज़ पे उसको है, लेकिन वो अमल नहीं करता। और ये जो है ये साहिब अमल है, ये पढ़ता भी है लेकिन उतना नहीं जितना उसको पता है। शादी लव मैरिज के ज़रिए हुए या वालदा ने और वालिद ने तय कर दी? शादी लव मैरिज ही थी जी। वालदा और वालिद को तो बाद में इतला मिली। मैंने यूरोप में मैं उस वक्त रहता था और मेरी बेगम जो है उनका ताल्लुक़ वैसे तो उनकी फैमिली मेरठ से है और कराची में सेटल्ड है, लेकिन उनके वालदा और वालिद इंग्लिस्तान में लंदन में रहते हैं। वालिद वालदा ने खुश दिली से आपका फ़ैसला कबूल किया, उनका क्या रद्द अमल था? मेरी वालदा और वालिद वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के मेहमान के तौर पे बार्सिलोना के शहर में स्पेन में मौजूद थे। तो उन्होंने कहा हम वहाँ आ रहे हैं, तो मैं वहाँ 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट थी। उन्होंने कहा वीकेंड पे तुम भी आ जाओ। तो मैंने उन्हें कहा कि जी मैं आऊँगा, लेकिन मैंने साथ किसी को लेके आना है जो मैं आपसे मुतारिफ़ कराऊँगा। मैंने बताया नहीं कौन, लेकिन मैंने कहा जी आई हैव टू समबडी टू इंट्रोड्यूस टू यू। तो उनको मेरा ख्याल पता लग गया, मेरी वालदा को, वालिद को। वो ये समझते हुए और जानते हुए कि शायद ये फिर उसने अपना फ़ैसला कर लिया है, वो तो अंगूठी भी साथ लेके आई हुई थी, हालांकि पता ही नहीं उनको, नहीं था, मिली नहीं थी कभी। तो ये रद्द अमल था। बेगम साहबा में क्या चीज़ आपको अच्छी लगी जिसकी वजह से आपने फ़ैसला किया कि मैंने इसी से शादी करनी है? मेरे ख्याल में 2 क्वालिटीज़ जो थी, वो एक तो बहुत ज़्यादा दिल में मोहब्बत रखना, मतलब एक अफेक्शनेट शख्स जो होता है ना, और दूसरा एक दर्द रखना इंसानियत का अपने दिल में। एक्सरसाइज करने मकामी फिटनेस क्लब आए। नामवर ट्रेनर आसफ भट्ट ने प्रैक्टिस करवाई। एक्सरसाइज के दौरान अखबारात का मुतालिया उनका मामूल है। घर के एक हिस्से में ही अपनी लॉ फर्म का दफ्तर बना रखा है। अपने दफ्तर आए, एसोसिएट्स के साथ मीटिंग की। वकालत तो खानदानी पेशा ठहरा, दादा भी वकील, वालिद भी वकील, वालदा भी वकील और आप भी वकील, मगर कारपोरेट वकालत में तो पैसे उनसे कहीं ज़्यादा कमाते होंगे। कॉर्पोरेट में क्योंकि बड़े बड़े कंपनियां क्लाइंट्स होती हैं, तो उसके मुताबिक फिर उसकी जो माली जो फिर रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो भी अपना अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अपना वो तसल्ली बख्श होते हैं। अभी भी वालदा से माहाना ख़र्चा लेते हैं, कितना कमा लेते हैं? नहीं, वालदा से को माहाना ख़र्चा तो ऐसा नहीं लेते, लेकिन ये है कि वालदा ने एक अपनी बहुत सी जमा पूंजी कर आके प्रॉपर्टीज़ का सिलसिला जो है हमारी बचपन से किया हुआ था, तो उसमें हमें उसके आमदन मिलती है जो प्रॉपर्टी रेंट कहा जाता है। लेकिन मैं तो उसके अलावा मैंने कभी गिना नहीं की जी, क्योंकि ये वकालत में ये होता है कि बस वो अकाउंटेंट हिसाब रखता है। लेकिन फिर भी माहाना कितना खर्च कर लेते हैं, कितना आता है? मैं औसतन पिछले 4-5 साल में 25 से 30 लाख रुपए के दरमियान टैक्स देता रहा हूँ। तो 28-29 करोड़ कमाया भी तो होगा? नहीं जी, टैक्स की शरह 10% से ज़्यादा है। मेरे ख्याल कमाया होगा तो शायद 2-4 करोड़ रुपए कमाया हो। सियासत पर कितना खर्च करते हैं? मेरे ख्याल मेरा सेनेट के इलेक्शन में मेरा कुछ 6-7 लाख रुपए खर्च हुआ था, उसकी मैंने गोशवारा जमा कराया, 15 लाख की लिमिट थी।
जब मैं लाहौर का पीटीआई का सदर था तो जाहिर है वो ऑफिस था पूरा, उसका किराया, और मियाँ हमाद अज़हर और मैं दोनों मिलके वो कर रहे थे, तो उसमें महाना काफ़ी खर्च हो जाता था। हम दोनों का मिलाकर कोई 8 लाख 10 लाख रुपए के करीब महीने का खर्च हो जाता था। जब लाहौर के सदर थे तो लोग भी तो पैसे देते होंगे पार्टी चलाने के लिए। हमारी अपनी कारकुनान लेडीज़ जो थी, कभी रैंडम आ गई कि जी बेटा ये एक चेक ले लो, 1 लाख रुपए रख लो इसको। हमारी एक MPA हैं अब, काफ़ी अपना सीनियर हैं, सादिका साहिबदाद साहिबा, जो हामिद खान साहब के बड़े भाई की विडो हैं। मुझे याद पड़ता है उन्होंने भी 1-2 मौके पर ऐसे ही, बेटा ये ले लो, 1-2 लाख रुपए ऐसे ही दे दिए। दुनिया भर में घूमे फिरे हैं, हुस्न कहाँ का अच्छा लगा? सबसे ज़्यादा हुस्न पाकिस्तान में ही है, और इसका एतराफ़ एक भारतीय मुसन्निफ़ और अदीब ने भी किया था, खुशवंत सिंह, कि वो कहते हैं हम कनेड कॉलेज आए और उन्होंने तकरीर की और उसके 4 दिन बाद वो दिल्ली गए वापस, और वहाँ के इतने बड़े इदारे में थे वो, उसी लेवल के। तो अपनी याददाश्तों में वो लिखते हैं कि मैं कनेड कॉलेज में था तो मैंने रोस्ट्रम से चेहरा उठाया तो देखा कि हर तरफ ही हुस्न है, हर चेहरा हसीन है। और कहते हैं 4 दिन बाद जब मैं दिल्ली था तो मैंने रोस्ट्रम से अपना नोट से चेहरा उठाया, देखा तो मैं स्ट्रगल करता रहा कि कहाँ एक हसीन चेहरा नज़र आएगा। तो मैं ऐसे एग्री करता हूँ कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा हुस्न है। नस्वानी हुस्न में अच्छा क्या लगता है? नैन नक्श, बाल या कुछ और? नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, तेरी जुल्फ़ें जिसके बाजू पर परेशान हो गईं। जुल्फ़ें तेरी जुल्फ़ें जिसके बाजू पर परेशान हो गईं। भूरे बाल अच्छे लगते हैं या काले बाल? शायरी के एतबार से सबसे ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना, घनेरी जुल्फ़ के साए में छुप के जी लेता, हयात चीखती फिरती बरहना सर, और मैं घनेरी जुल्फ़ के साए में छुप के जी लेता। शायरुद्यानवी शायरी का तस्वर तो स्याह जुल्फ़ों का ही है। अंदरून लाहौर अपने कज़न मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन से मिलने हवेली बारूद खाना आए। क्या हाल है जनाब? सेनेटर साहब, शादी की लॉटरी निकल आई। अल्लामा इकबाल के पोते और नवासे दोनों से मेरा सवाल है कि क्या आप अल्लामा इकबाल के पैगाम को जिस तरह पाकिस्तान में फैलाया जा रहा है उससे मुतमिन हैं? क्या अल्लामा इकबाल ज़िंदा होते तो आज के पाकिस्तान को देखकर उनके क्या तासुरात होते? दुखी होते बिल्कुल। अगर आज के पाकिस्तान को देखते, मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी हुकूमत सिंसियरली इकबाल और कायदे आज़म के पैगाम को लेके आगे चलेगी तो इसी में पाकिस्तान की बचत है। और आज तक कभी नहीं हुआ कि हमने कभी भी अपनी कौम की या अपने बच्चों की के लिए हमने अपना जो नेशनल नैरेटिव है उसको हम आगे लेके आए हों। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जिस पे वलीद तो माशाल्लाह ये सियासत में है और सियासत कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो काम है वो इट्स डिफरेंट। मेरा काम है यूथ तक उस मैसेज को लेके जाना, और उसको कैसे लेके जाना। मसलन अगर मैं एक एल्बम अलामा के ऊपर करता हूँ जो मैंने की है इकबाल के ऊपर, तो उससे क्या हुआ, राहत फ़तेह अली ख़ान के थ्रू मैंने की, उन्होंने उसको गाया, एक बहुत बड़ी एक फ़ैन फॉलोइंग है यूथ में इन लोगों की। तो मैंने एग्जैक्टली वही फार्मूला इस्तेमाल किया जो सूफिया ने इस्तेमाल किया था इस्लाम फैलाने में सारे सब कॉन्टिनेंट में। कवाली क्या थी? कवाली वॉज बेसिकली इट ड्रू जो नॉन मुस्लिम जो थे उस वक्त के टुवर्ड्स इस्लाम। बिल्कुल मियाँ साहब ने ठीक कहा। एक तो मैं तब पर्सनल और वैसे हिस्ट्री के हवाले से, ज़ाती तारीख़ के हवाले से अर्ज़ करना चाह रहा था कि अल्लामा इकबाल, मेरे वालिद ने अपनी यादाश्तों में भी लिखा हुआ है कि उनको अपने वालिद के साथ ईद की नमाज़ पढ़ना, हमेशा जाना इधर बादशाही मस्जिद में याद है, और ईद की नमाज़ के फ़ौरन बाद फिर वो इस मकाम पर ही आते थे, इसी हवेली में, जो कि इनके ग्रेट ग्रैंडफादर से मुलाकात मियाँ निज़ामुद्दीन से। मियाँ साहब ये बताएं कि अल्लामा इकबाल, मियाँ निज़ामुद्दीन, मियाँ साहब, उनके ज़माने से कौन सी ट्रेडिशंस हैं जो आपके ख़ानदानों में अभी तक मौजूद? सबसे बड़ी चीज़ तो है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आज तक उस चूल्हे की आग को जलाए बैठा, और कोई मुझे आता हूँ यहाँ पे जिस तरह मेरे ग्रैंडफादर आते थे, हम यहाँ पे आप सारी फैमिली आती है। अब क्या, और बात ना हो हम आते नहीं, बसंत तो एक अलग चीज़ है। इमरान के दोस्त हैं, हाँ, और ये इमरान के वर्कर हैं और सेनेटर हैं, तो आप उनकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं?
देखें, इतना मुझे पता है दैट ही हैज़ टेकन अ वेरी हार्ड, बड़ा मुश्किल रास्ता उसने इख्तियार किया है, और ही इज़ नॉट एट ऑल, उसको कोई इस चीज़ का कोई, उसको पता है, ही नोज़ कि उस पर जो भी तनकीद हो रही है, मीडिया की तरफ से हो रही है, गालियाँ पड़ रही हैं, लोगों को उकसाया जा रहा है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, और देयर इज़ नो, ईदर यू टेक द टफ लाइन। बिल्कुल मियाँ साहब ठीक कह रहे हैं कि 5 साल का अरसा हो जिसमें देखें, और आप, मैं यकीन से कहता हूं कि ये प्रोग्राम्स जो पॉवर्टी एलिविएशन के हैं, जिसको शफाफ से शफाफ तर बनाया जा रहा है, ये वेलफेयर स्टेट का वो तस्वर है। बादशाही मस्जिद के पहलू में वाक़या अल्लामा इकबाल के मज़ार पर पहुंचे। फातिहा खानी की। इस खित्ते की सबसे बड़ी बादशाही मस्जिद के साए में अल्लामा इकबाल मदफून है। अपने दादा के यहाँ तदफीन पर फ़ख्र तो होता होगा। जी, बड़ी काबिल फ़ख्र बात है जी, और ये हमारी रूहानी क़ुव्वत और दुनियावी क़ुव्वत की बिल्कुल वस्त में, जिसका देखते समझ लें एक तरह से, वो यहाँ पे अबदी नींद सो रहे हैं। और उनकी वफ़ात के फ़ौरन बाद ही, सुबह सुबह का वक्त था, उनके करीब तरीन जो दोस्त थे और जिन्होंने बाद में बहुत अहम किरदार अदा किया मेरे वालिद की परवरिश में भी, चौधरी मोहम्मद हुसैन बाजवा साहब, और चौधरी साहब ने सबको याद दहानी की कि अल्लामा ने अपनी एक फ़ारसी शेर में इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मुझे एक मस्जिद के साए में दफन किया जाए। और वो निशानदेही करने के बाद चौधरी साहब ने यही कहा कि ये सबसे बेहतर जगह जो अल्लामा की तदफीन के लिए है वो बादशाही मस्जिद के तारीख़ी मकाम पे उसके दीवारों के साए में है। और वो वफ़द को लेके गए चीफ़ मिनिस्टर्स ऑफिस, उस वक्त चीफ़ मिनिस्टर सर सिकंदर हयात थे, पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर। उन्होंने इस मकाम का जो है वो रजामंदी का इजहार नहीं किया, तो फिर वो पंजाब के गवर्नर के पास गए, जो कि अंग्रेज़ गवर्नर थे, सर हेनरी क्रेग। तो वाइस रॉयज़ ऑफिस से तार के ज़रिए इजाज़त लेने के बाद सर हेनरी क्रेग गवर्नर पंजाब ने इस मकाम को अप्रूव किया। एक शायर की जो एक तवील नज़म के आखिरी अशार होते हैं वो उसका अरूज होते हैं, उसका क्लाइमैक्स होते हैं, और वही जो मारूफ नज़म है अल्लामा की शिकवा, उसके जो आखिरी अशार हैं, मुझे यहाँ आके हमेशा रह के उन्हीं का ख्याल आता है कि लुत्फ़ मरने में है बाकी ना मज़ा जीने में, कुछ मज़ा है तो यही खून जिगर पीने में, कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में, इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीनों में रखते हों वो लाले ही नहीं, चाक इस बुलबुले तन्हा की नवा से दिल हों, जागने वाले इसी बांगे दरा से दिल हों, यानी फिर जिंदा नए अहदे वफा से दिल हों, फिर उसी बादाए देरीना के प्यासे दिल हों। गढ़ी शाहू में अल्लामा इकबाल की रिहाइश का जावेद मंजिल आए। 10 साल की उम्र तक आप अल्लामा इकबाल की बनाई हुई इस इमारत जावेद मंजिल में मुकीम रहे। उस ज़माने की क्या क्या यादें आती हैं, और यहाँ अल्लामा के कौन कौन से आसार हैं जो आपको बताए गए? अल्लामा इकबाल का यहाँ पे बेडरूम और उनकी लाइब्रेरी वो उसी तरह प्रिजर्व मेरे वालिद ने भी की हुई थी जिस तरह अब प्रिजर्व्ड है। अब ज़रा क्योंकि ये म्यूज़ियम बन गया है तो वो ज़्यादा अच्छी तरह प्रिजर्व्ड है, और वहाँ पे वो कमरा इस्तेमाल में नहीं होता था। हमें यही पता होता था कि जी ये अल्लामा साहब का, अल्लामा इकबाल का या दादा अब्बा का कमरा है, और बिल्कुल उसी तरह से उनका वो बिस्तर और उनकी कुतब और उनकी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें वो तो महफूज की हुई थी, वो डिस्प्ले पे आ गई हैं, लेकिन उनकी सेटिंग उस तरह ही थी उस कमरे की। और वालिद का भी यहाँ पे आना जाना, लोगों का मिलना जुलना, बहुत से फातिमा जिन्ना यहाँ आई होंगी। फातिमा जिन्ना बिल्कुल आई हैं यहाँ पे जी, लेकिन मेरी पैदाइश से पहले। वालदा याद रखती हैं उनको कि वो उनसे मुलाकात हुई और यहाँ उनका आना जाना हुआ। जावेद मंजिल अब म्यूजियम है। मंजिल के अंदरूनी हिस्से का दौरा किया और अपने बचपन की यादें ताज़ा की।
ख़ानदानी तौर पर हिस्से लतीफ़ के मालिक हैं, तो कौन से गाने, कैसी मौसीकी पसंद करते हैं, कौन से शेर गुनगुनाते हैं? दुनिया भर में जिन्होंने नाम कमाया, मैं भी बड़ा उनका एडमायरर हूँ, ख़ुसूसन मैडम नूरजहां का और दूसरा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान का। मैडम नूरजहां ने एक फ़िल्मी गाना गाया हुआ है, जदों हौली जई लैंदा मेरा ना मैं था मर जानिया। अब इस तरह का गाना, इससे मिलता जुलता या ये गाना, कभी कोई मुझे इसका हवाला आ जाए या कभी मैं सुन लूँ, तो ये ऐसे गाने होते हैं जो मैं 2-3 दिन मेरे जहन में रहते हैं। वैसे शेर याद रखना, पढ़ना, मुझे सब जो बड़े शुअरा हैं अल्लामा साहब के अलावा भी, गालिब, मीर, फैज़, वो मुझे वो सब सिलसिला चलता रहता है। हिस्से लतीफ़ भी है और रोमानवी तबीयत भी। शादी के बाद भी कभी इश्क किया है? नहीं जी, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। वो इश्क होता है एक ही दफ़ा है जी, जो वही वाला होता है, सही वाला। तो कहते हैं ना, इफ़ यू फाइंड द राइट वन यू आर कंप्लीट, इफ़ यू फाइंड द रॉन्ग वन यू आर फिनिश्ड। अभी पकड़े तो नहीं गए? ज़मान पाक में कानूनी मशावरती फर्म के दफ्तर आए। सेनेट में पेश किए जाने वाले नए बिल पर मीटिंग की। हम ये कानून साजी कर रहे हैं, जो बिल इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा सेनेट के अंदर आने वाले कुछ हफ्तों में, उसकी सारी तश्कील जो है, उसकी तरतीब, उसकी ड्राफ्टिंग, इसमें ये टीम जो है वो मददगार है। और इंशाल्लाह हम कोशिश हमारी पूरी होगी कि पाकिस्तान के कानून को, जो मेंटल हेल्थ और वो प्रिजनर्स और प्रिजन के रूल्स में, इसी में हम वो तरमीम करें जिससे पाकिस्तान जो है वो अब बिल्कुल अप टू डेट जो है दुनिया भर के मेयार पे पूरा होता है। अपने इंतखाबी हलके मुगलपुरा का दौरा करने पहुंचे। पार्टी कारकुन मलिक इशफाक गुज्जर के भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। रात को घर वापस आए। बीवी बच्चों के हमरा डिनर किया। आपका ताल्लुक मीरठ से, सर सैयद अहमद ख़ान के ख़ानदान से, लेकिन आप सेटल्ड यूके में हुए, तो एक दूसरे को पसंद कैसे आ गए? क्या चीज़ एक दूसरे की अच्छी लगी? वलीद जो है वो बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है। मुझे इतना ज़्यादा अल्लामा इकबाल के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था, तो आई थिंक वलीद के लिए वो एक्चुअली कोई नई चीज़ था कि कोई उसको मिल रहा है और वो उनको इतना ज़्यादा, वो मैं वलीद को देख रही थी बनिस्बत के ख़ानदान और ये सारे चीज़ें, तो आई थिंक वो शायद वो उसको पसंद आया था। आई डोंट नो। लड़ाई किन बातों पर होती है? लड़ाई कभी हुई है? हाँ होती है होती है छोटी चीज़ें के ऊपर ज़्यादा एक्चुअली, अब इसलिए कि वो इतना मसरूफ़ है, मैं ज़्यादा, हमारे लड़ाई ज़्यादा ये होता है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ आपको गुजारना चाहिए। आपको इनकी सियासत अच्छी लगती है? जब मैं वलीद से मिली थी, मुझे ये मालूम था कि एक दिन उसको वापस आना है, उसको काम करना है पाकिस्तान के लिए। आपके वालिदैन, आपकी फैमिली इंडिया में होगी, कुछ यूके में होगी, आप यहाँ अकेले हैं। एक्चुअली जब हम पहले यहाँ आए थे, मैं थोड़ा सा वो डिप्रेस हुई थी कि हम कराची क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए कि मेरे सारे वो ख़ानदान वाले कराची में थे। अगर हम कराची शिफ्ट हुए तो फिर हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है, वलीद का ख़ानदान भी बहुत बड़ा है, अल्लामा इकबाल की तरफ से नहीं लेकिन की अम्मी की तरफ से, और हमारे ख़ानदान भी इनके ख़ानदान आई थिंक इनसे भी ज़्यादा है। तो आई थिंक ये बेहतर था कि हम लाहौर शिफ्ट हुए, इसलिए कि फिर मैंने ज़्यादा कोशिश किया लोगों से मिलने के लिए और एक नई ज़िंदगी बनाने के लिए। अल्लामा इकबाल के पड़पोते हैं, ज़िंदगी में क्या बनना चाहेंगे? अभी पता नहीं है मैंने क्या बनना है, अभी तो मैं सोच रहा हूँ। फैसला नहीं किया? अभी फैसला नहीं किया जी, बिल्कुल। अपने वालिद की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है अपनी फैमिली की, और किस पे ज़रा थोड़ा सा इन पे तनकीद भी करते हैं? मेरे अब्बू तो वो मतलब कि हमारे लिए सारा कुछ करते हैं, काम करते हैं, सारा वो मदद करते हैं घर पे भी सारों की, ख़ानदान की बहुत देखभाल भी करते हैं, इसलिए मैं उनको बहुत हाई रिगार्ड में समझता हूँ। और कोई तनकीद भी है आपकी? नहीं, बस कभी कभार घर आ जाएं बस। आई थिंक हम सब ये कहते हैं। आपको अल्लामा इकबाल की शायरी, शेरो शायरी
उसके बारे में कोई दिलचस्पी है, पता है? आप तो अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ते हैं। जी जी, नहीं दिलचस्पी तो है। पिछले साल मैंने अल्लामा इकबाल के बारे में एक प्रोजेक्ट भी किया था स्कूल में। फाइनल कोई पोर्टफोलियो बनाना था ना, कोई प्रोजेक्ट बनाना था, तो मैंने ना अल्लामा इकबाल के बारे में बहुत रिसर्च किया था कि उन्होंने मतलब कि पोइट्री उन्होंने बनाई थी ना, वरना बच्चों के लिए वो कि बड़े होके क्या बनना है, क्या करना चाहिए, वो शाहीन के बारे में जो उन्होंने बातें भी की हैं वो पढ़ के मैंने ना पूरा प्रोजेक्ट किया था उनके बारे में। तो आप इस पे प्राइड फील करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं? इकबाल के पड़पोते हैं जी। जब भी कहते हैं आपको? बिल्कुल, लोग कहते हैं, जब भी मैं मिलता हूँ लोगों से वो कहते हैं कि ओ आपने बड़े होके ये करना है, अल्लामा इकबाल के बारे में बातें आपने तो करनी है, अल्लामा इकबाल के बारे में टॉक्स। आप किस तरह फील करते हैं कि आप अल्लामा इकबाल के पड़पोते हैं? I mean, he's a good father, but he's just not around that much. But I can't blame him because he has a lot of work to do. But he goes to the office most of the day and he comes back and he's doing work on his laptop as well. There's not that much time for us to actually get to know him that much. But when there is, it's really fun. मैं नीचे जाती थी दादा के पास, मैं टीवी ऑन करके कार्टून बैठ के देखती थी और दादा टॉम एंड जेरी मेरे साथ देखता था और हंसता था। बहुत एंजॉय करते थे कार्टून। कोई पोइट्री आती है? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की दूर होताया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से यूं ही ना हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। बरगद के नीचे कुछ उगना मुश्किल होता है। इकबाल और जावेद जैसे बड़े नामों की मौजूदगी में वलीद के लिए चैलेंज तो है कि अपना मर्तबा बनाए। बिल्कुल मुश्किल है जी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे मैं ये भी महसूस करता हूँ कि मेरे से बहुत ज़्यादा, कहीं ज़्यादा चैलेंज और दुश्वारी और बोझ मेरे वालिद पर था। और दोहरा चैलेंज पहला कि एक अजीम शख्स का बेटा होना, पोता तो चलें एक जनरेशन आगे होता है, तो एक तो बेटा होना वो, और दोहरा चैलेंज दूसरा कि बिल्कुल छोटी उम्र पे माँ बाप का साया सर से उठ जाना। उस दोहरे चैलेंज को जिस तरह मैंने अपने वालिद को अबूर करते देखा है, मैं समझता हूँ कि कोई भी स्ट्रगल, कोई भी बरगद का साया, कोई भी चीज़ जो है वो उसके आगे जो है वो एक फ्रैक्शन तक भी नहीं होएगी जो मुझे जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और मैं अपने वालिद को ट्रिब्यूट पे करता हूँ। और मेरी वालदा भी अक्सर कहती हैं कि जो भी कुछ हमें अल्लाह ने दिया है तुम्हारे दादे की दुआ है। एक नज़म में मेरे वालिद को वो उन्होंने मुखातिब करते हुए कहीं कहा हुआ है कि मैं तो कब्र में भी तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। मुझे पता है कि वो दुआ मेरे साथ भी है, आगे अपने औलाद के लिए और सब के लिए। और मुझे कभी कोई खौफ या घबराहट या किसी किस्म का प्रेशर या बोझ नहीं है कि मैं किसी पे पूरा नहीं उतर सकूंगा। मुझे यकीन है उस दुआ के साथ जो भी अल्लाह करेगा सुरखरू करेगा मुझे। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े और शायरी के हवाले से बहुत से गलत नज़रियात फैल चुके हैं। कौन सी बात पर सबसे ज़्यादा दुख होता है? सोशल मीडिया के ज़रिए जितना ज़्यादा जो ऐसा बेहुदा ऑब्नॉक्शियस अपना थर्ड क्लास कलाम जो है, जो कभी अल्लामा, मैं समझता हूँ कि वो डूब मरे, वो उनसे मंसूब कर दिया जाता है कि ये अल्लामा का कलाम है। और ये अभी सवाल उठ रहे हैं बड़े कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कुछ कवानीन और कुछ पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। मैं समझता हूँ वो इसी किस्म की चीज़ों के लिए हैं कि उसमें फेक न्यूज़ ना हो। मुझे बड़ी चुभती है वो बात कि मेरे ग्रैंडफादर के कलाम, जब कोई कलाम मंसूब नहीं है उनसे मंसूब करके, और लोग वसूख से कहते हैं अल्लामा ने कहा फ़लाँ, अल्लामा ने कहा फ़लाँ, और मतलब कोई वज़न नहीं कोई। और अल्लामा इतने परफेक्शनिस्ट थे, अगर आप उनको जानते हो, उनके कलाम को, उनके उसको, तो शायरी को अपनी को कई दफ़ा दुरुस्त करते थे। बिल्कुल, कई दफ़ा, और डिस्कार्ड कर देते थे, अंगीठी में फेंक के जला देते थे कि ये ठीक नहीं है, एक कॉमा इधर से उधर नहीं हुआ, ये वो। तो सबसे ज़्यादा मुझे, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि मुझे पता है कि उनको क्या लगेगा कि अगर उनको पता होता कि इस तरह सोशल मीडिया और इस तरह से लोग क्या जो चाहें उस पर लिखते हैं। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादती है अल्लामा इकबाल के साथ, बहुत तकलीफ़ पहुँचती होगी उनकी रूह को, और मुझे भी बड़ा उससे दुख होता है। बानियाने पाकिस्तान के वारिस की हैसियत से ज़िम्मेदारी तो महसूस करते होंगे, अपने बच्चों को क्या बनाएंगे? जी, मैं अपने बच्चों को जो कुछ वो चाहेंगे वो बने। मैं उसी तरह से उनको उनकी परवरिश करूँगा जिस तरह हमारे वालिद ने हमारी
परवरिश की कि कभी कोई नसीहत नहीं की कि ये बनो या वो बनो, हमेशा दोस्त की तरह समझा और ज़ाहिर है एक ज़िम्मेदारी बताई। और मुझे ख़ास जो बात याद आती है अपने वालिद की तहरीर जो अपना गरीमा चाक है उससे, क्योंकि अब अक्सर हमारी पार्टी गवर्नमेंट में है और मैं अक्सर गवर्नर हाउस गया होता हूँ लाहौर में, और वहाँ सबसे पहला अगर दाखिल हूँ आप बड़े कमरे में जाने से पहले तो सरदार अब्दुल रब निश्तर का पोर्ट्रेट लगा हुआ है। वो भी गवर्नर थे, आज़ादी के बाद मेरे ख्याल पहले गवर्नर वही थे। तो मुझे हाँ जी, मूडी के बाद, हाँ मेरे ख्याल मेरे वालिद ने मूडी से वो तमगा लिया था 49 में। तो उन्हें पैगाम आया कि गवर्नर साहब ने याद किया, सरदार अब्दुल रब निश्तर साहब ने। तो वो वहाँ गए, 25 साल उनकी उम्र थी। तो उनसे सरदार साहब ने, गवर्नर साहब ने यही कहा कि आपको पता है कि कायद आज़म की कोई औलाद नरीना नहीं है और आप अल्लामा इकबाल की औलाद नरीना है और आप मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ इसलिए यहाँ पे दावत दी थी कि मैं आपको ये बात कह सकूँ कि आप मुल्क से बाहर कभी किसी ऐसे काम में ना पड़िएगा, कोई ऐसी चीज़ ना करिएगा जिससे आपको शर्मिंदगी हो, जिससे आपके ऊपर कोई उंगली उठाए, क्योंकि वो आपके वालिद के ऊपर और आपके मुल्क के ऊपर उंगली उठेगी और आपके मुल्क का नाम बदनाम होगा। इसलिए ख़ास ख्याल रखिएगा। अब ये बात मेरे जहन में इस तरह से, बस मैं जब गवर्नर हाउस जाता हूँ, कोई मिलता है, मैं वो तस्वीर देख कर यही बताता हूँ कि मेरे वालिद को निश्तर साहब ने यह कहा था।